मेरी मालकिन की छोटी बेटी हर रात कमरे में तेल और केला लेकर जाती थी, सब लोगों से छुपकर। वो ये करती थी, लेकिन मेरी नज़र तो उन पर पड़ ही जाती थी, क्योंकि रसोई घर में मैं काम कर रही होती थी। ये काम उनका रोज का होता था। एक दिन मैंने उनका ये जानने के लिए उन पर नज़र रखी कि आखिर ये केले और तिल का करती क्या है अपने कमरे में, और कुछ घंटों बाद जब बाहर आती हैं तो पसीने से लथपथ होती हैं। एक दिन मैंने उनके कमरे में छुप कर ये सब देखना चाहा। फिर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दरअसल मेरा नाम रानी है। मैं एक गरीब खानदान में पैदा हुई थी। मेरे माता पिता लोगों के खेतों में काम करके दो वक्त का खाना जुटाते थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। घर के हालात ठीक न होने की वजह से मेरे माता पिता मुझे पढ़ाई लिखाई न करवा सके। जैसे तैसे हमारे दिन निकल रहे थे। बड़े जमींदार के खेतों में दिहाड़ी पर काम कर के बदले में दो वक्त का भोजन जुटा पाते थे। मेरी उम्र 10 साल की थी। मैं अपने माता पिता को ऐसे खेतों में दिन रात मेहनत करते देखती तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। इसी वजह से मैं भी उनके साथ काम करने चली जाती। ऐसे ही कुछ दिन बाद मेरे पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने हजारों का खर्चा बताया उनके इलाज में। अब हम लोगों के पास तो इतने रुपए थे नहीं, इसलिए मेरी माँ जमींदार जी के पास गई, जिनके खेतों में हम लोग काम करते थे। उनके सामने अपनी झोली फैलाकर मदद मांगने लगी, लेकिन जमींदार ने इतने पैसे देने से मना कर दिया। हालांकि उनके लिए इतने पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। इसी वजह से मेरे पिताजी का इलाज न हो पाया और वो हमें और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम लोगों का सहारा छिन चुका था। अब लेकिन जैसे तैसे मैंने और मेरी माँ ने खुद को संभाला और फिर से अपना जीवन यापन करने लगे। मेरी माँ और मैं खेतों में काम करके अपना पेट भरने लगे। मेरे मन में जमींदार जी के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन मैं कुछ भी ना कर पाती थी। एक दिन शहर से कुछ बड़े लोग आए, जिनका जन्मदिन था। उन लोगों ने अच्छे-अच्छे पकवान हम गरीबों में बाँटे। हम लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि आखिर जन्मदिन आता कब है हमारा। लेकिन उन बड़े लोगों द्वारा दिए गए पकवान खाकर हम लोगों ने दुआएँ देने लगे। कुछ दिन यूं ही निकले। फिर एक दिन मेरी माँ को अचानक दिल का दौरा पड़ने पर इस दुनिया को माँ छोड़कर चली गई। अब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी माँ मेरा एकमात्र सहारा भी थी, अब मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐसे में मुझे मेरे चाचा चाची अपने पास ले गए। आखिर अपने अपने होते हैं और पराए पराए होते हैं। इसी चीज का फर्क मुझे अब समझ में आ रहा था। मेरे चाचा चाची अपनी बेटी को अच्छा खाना अच्छे कपड़े देते थे, लेकिन मुझे अपने सारे घर का काम करवाते थे। अच्छे से बोलना तो दूर, मेरी तरफ देखते भी ना थे कि मेरी हालत कैसी है। खैर मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। एक दिन मैं घर पर बर्तन साफ कर रही थी, तभी मेरे चाचा जी शहर से आए और मेरी चाची से कहा कि शहर के एक घर में काम वाली की जरूरत है, क्यों ना हम रानी को वहां काम करने भेज दे। हमारे पास पैसे आते रहेंगे और रानी वहां काम करती रहेगी। मेरी चाची भी इस बात से खुश हो गई। खुश हो भी क्यों ना, आखिर बिना किसी मेहनत के पैसे जो आ रहे थे। दूसरे दिन मेरे चाचा मुझे शहर अपने साथ लेकर गए। वहां हम लोग एक बड़े से घर में गए, जहाँ एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ बैठी थी। चाचा ने उनसे नमस्ते किया और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज से ये ही आपका यहाँ सब काम करेगी। मैं इसे सुबह छोड़ जाया करूंगा और शाम को ले जाया करूंगा। उस मेम साहब ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी कि मैं उनके घर का सारा काम कर सकती हूँ क्या। मैंने बिना कुछ सोचे इशारा कर हाँ में इशारा किया। इतने बड़े घर का इतना सारा काम मेरे अकेले से करने में बहुत कठिनाई भरा था, लेकिन मैं हाँ के अलावा कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि चाचा चाची का इतना खौफ जो था मेरे मन में। अब उस मालकिन ने मुझे अपना सारा काम समझा दिया और मैं रसोई घर में काम करने लग गई। पूरा दिन काम करती और शाम को चाचा मुझे घर ले आते। घर जाकर वही रूखी सूखी रोटी खाने को मिलती और गर्मी में सो जाती। दूसरे दिन फिर चाचा मुझे मालकिन के घर छोड़ जाते। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मालकिन के घर पर बहुत सारे मेहमान आए, तो काम भी बहुत हो गया था। इसी वजह से मालकिन ने मुझे शाम को घर नहीं भेजा। मेरे चाचा से कहा
कि जब तक हमारे मेहमान यहाँ पर हैं, आप रानी को यहीं पर रहने दो, क्योंकि देर रात सब लोग खाना खाते हैं, जिसकी वजह से काम भी बढ़ जाता है। मेरे चाचा ने मुझे वहां पर छोड़ दिया और खुद घर पर आ गए। मैं वहां पर देर रात तक काम करती और वहीं पर मालकिन ने एक कमरा दे दिया, उसमें रहने लगी। मुझे चाचा चाची के घर से ज्यादा अच्छा लगता वहां पर, क्योंकि मुझे अच्छा खाना और पंखे वाले कमरे में रहने दिया जाता था। लेकिन जब भी मैं मालकिन को उनकी बेटियों के साथ देखती, तो मुझे भी मेरी माँ की याद आ जाती। खैर, कुछ दिन बाद मेहमान तो चले गए, लेकिन मालकिन ने मुझे अपने घर नहीं भेजा। उन्होंने चाचा को साफ बोल दिया कि रानी यहीं पर रहेगी। अब मालकिन और उनकी छोटी बेटी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। त्योहार पर मालकिन मुझे नए कपड़े भी दिलाती थी। मालकिन की छोटी बेटी बहुत अच्छी थी, वो मुझसे घुल मिल गई। लेकिन उनकी बड़ी बहन बहुत गुस्से वाली थी। वो मुझे एक नौकरानी ही बोलती थी और ठीक से बात भी नहीं करती थी। एक मालकिन और उनकी बेटियों को कहीं बाहर जाना था, 2 दिन के लिए, कोई शादी फंक्शन में, तो मालकिन ने मुझे अपना घर संभालने को बोला कि तुम यही रहना। अब इतने दिनों से मैं उनकी देखभाल कर रही थी, तो उन्हें मुझ पर विश्वास हो गया था। लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि इतने बड़े घर में मुझे भी अकेले रहने में डर लगता था। फिर मालकिन ने चाचा को वहां बुलाया और मेरे पास रहने के लिए बोला। चाचा ने तुरंत हाँ बोल दिया और मालकिन चली गई। अब मैंने अपना और चाचा जी का खाना बनाया और खाकर सोने चले गए। रात को करीब 12 बजे मेरे चाचा जी ने उठकर कमरे का दरवाजा खोला और बाहर चले आए। दरवाजे की आवाज से मेरी नींद खुल गई थी। पहले मैंने सोचा कि शायद वो पानी पीने रसोई में घर में गए होंगे, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद तक वो वापस नहीं आए, तो मैं भी बाहर चली आई देखने के लिए कि आखिर वो कहाँ गए। मेरे इधर उधर देखने के बाद मुझे मालकिन के कमरे से आवाज सुनाई दी। मैंने जैसे ही उनके कमरे में झांक कर देखा, तो वहां पर मेरे चाचा जी मालकिन की अलमारी से कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो चाचा जी? तो वो एकदम घबरा गए। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था कि अलमारी कितनी अच्छी है। मुझे समझ आ गया था कि चाचा जी आज चोरी की फिराक में है। इतना बड़ा घर और इतने अमीर लोगों के घर में खुद को अकेला पाकर प्रत्येक आदमी के मन में पाप जाग ही जाता है। तो फिर मेरे चाचा जी तो ऐसी छोटी मोटी चोरियां गांव में करते ही रहते थे। लेकिन मुझे डर था कि मामा यहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मालकिन का विश्वास टूटे। खैर, मैंने चाचा पर हर समय नजर रखनी शुरू कर दी। एक क्षण के लिए भी मैं उनको अकेला नहीं छोड़ती थी। रात को भी गहरी नींद में ना सोती थी। ऐसे ही 2 दिन निकल गए और मालकिन और उनकी बेटियां वापस आ गए। उनके आने के बाद चाचा जी भी वापस चले गए। मालकिन मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, जिनको पाकर मैं बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन निकलते गए। फिर एक दिन मैंने मालकिन की छोटी बेटी अंजू को अपने कमरे में केला और तेल से ले जाते हुए देखा। वो ऐसे चोरों की तरह नजर चुरा कर कमरे में जा रही थी, मानो उन्हें कोई देख भी ना ले। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि आखिर अंजू दीदी केले और तेल का क्या करेंगी। दरअसल मालकिन के पति कुछ समय पहले गुजर गए थे, तभी से वो अपनी दोनों बेटियों के साथ अकेली रहती हैं। जमीन जायदाद होने की वजह से उनके अच्छे दिन थे। मैंने अंजू दीदी की बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा होगा पढ़ाई पढ़ाई करने वाली लड़की है, कुछ करती होंगी। आए दिन अंजू दीदी की सहेलियां घर पर आती थी और ये सब मिलकर कुछ न कुछ प्रैक्टिकल करती थी। मैं दूर खड़ी उनकी ये सब प्रतिक्रिया देखती थी। एक दिन मैंने अंजू दीदी से पूछ लिया कि दीदी, आप सब लड़कियां मिलकर ये क्या करती है? तो उन्होंने बताया था कि हम लोग विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिकल करती हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गई थी, तो मुझे कैसे पता होगा पढ़ाई के बारे में। बस इसी वजह से मैं अंजू दीदी की उस केले और तेल वाली बात को नजरअंदाज कर गई थी। मैं सब लोगों को खाना खिलाकर बर्तन साफ करती और रसोई घर को साफ करती थी। इसी बीच दीदी रोजाना फ्रिज से केला निकालती और एक कटोरी में तेल डालती और अपने कमरे में लेकर जाती। अब तो ये रोज का काम हो गया था। मेरा दीदी के सामने ही कमरा था। देर रात को दीदी कमरे से बाहर आती और अपने हाथ धोती। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता था। कभी कभी मैं जाग रही होती थी, तो ये सब दिख जाता, वरना रोजाना मैं दीदी को बाहर आते नहीं देखती थी, क्योंकि जब तक वो आती मेरी आंख लग जाती थी। अब तो मुझे ये सब पढ़ाई का मामला नहीं लगा, क्योंकि अगर पढ़ाई के लिए या अपने प्रैक्टिकल के लिए दीदी केला और तेल लेकर जाती, तो ऐसे छुप कर क्यों जाती? उन्हें किस बात का डर था? मेरे दिमाग में दिन रात सिर्फ यही बात दौड़ती थी कि आखिर
दीदी अपने कमरे में करती क्या है? मैंने इस बारे में मालकिन से बात करने की सोची। मैं मालकिन के कमरे में गई तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। फिर मैं बिना कुछ बोले वहां से आ गई। उसके बाद मैंने विचार किया कि कहीं दीदी कुछ और ही कर रही हो और मैं वजह घर में मालकिन को बताकर तमाशा खड़ा कर दूं तो ये अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से मैंने इस बात को छोड़ दिया और ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसे ही एक दिन मुझे नींद नहीं आ क्योंकि इसी दिन मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर गई थी। मैं उनकी यादों में खोई हुई थी। तभी अंजू दीदी अपने कमरे से बाहर निकली तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कमरे से बाहर निकलकर दीदी के पास जाकर पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तभी दीदी ने बात बदलते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ है, तुम सो जाओ। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। मुझे इसी फिक्र में पूरी रात नींद नहीं आई कि आखिर क्या बात हो गई कि हमेशा हंसने वाली अंजू इतनी रात को अपने कमरे से रोते हुए निकली। बस अब पूरा दिन मेरा दिमाग में सिर्फ यही बात रहती थी कि वो केला और तेल कमरे में लेकर जाना, फिर आधी रात को बाहर आकर हाथों को धोना और फिर पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ होना और फिर एक रात ऐसे रोते हुए बाहर निकलना। और सबसे बड़ी बात कि उनका ये सब काम ऐसे छुप कर करना। अब तो मुझे दीदी पर शक होने लगा था कि वो कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही है। अगले दिन दीदी अपने कॉलेज चली गई और बड़ी दीदी अपनी कोचिंग। तभी मैंने मालकिन को चाय देकर मौका पाकर अंजू दीदी के कमरे में जाकर सब देखने का सोचा। तभी जब दोपहर में मालकिन सो गई तो मैं अंजू दीदी के कमरे में गई और सब और देखा। लेकिन कमरे में तो कुछ ऐसा नहीं था। सब सामान अच्छे से पड़ा था। मैं बाहर आ गई और सोचने लगी कि आखिर माजरा क्या है। तभी अंजू दीदी और उनकी बड़ी बहन आ गए। मैंने उन दोनों के लिए खाना लगाया, लेकिन अंजू दीदी ने खाना खाने से मना कर दिया। वो सुबह भी नाश्ता नहीं करके गई थी। मैंने काफी बार बोला दीदी को प्लीज आप खाना खा लीजिए, लेकिन एकदम से मुझ पर चिढ़ गई। मैंने फिर कुछ ना बोला। थोड़ी देर बाद मैंने दीदी से सब पूछने का सोचा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने कुछ और पूछा तो वो गुस्सा हो गई। तो मुझे अंजू दीदी की फिक्र थी, क्योंकि जब से मैं यहाँ काम करने के लिए आई थी वो मुझे कभी भी एहसास नहीं होने देती थी कि मैं एक नौकरानी हूँ। और मेरे लिए मेरे चाचा चाची से बढ़कर किया था उन्होंने। खैर, कुछ देर बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आज रात उनके कमरे में ही छुप कर बैठ जाऊं और देखूं कि आखिर होता क्या है। फिर मैंने रात को सब लोगों को खाना खिलाया और खुद बिना खाए ही दीदी के कमरे में एक कोने में छिप गई। मैं उस समय छिपी थी जिस टाइम दीदी रसोई घर में केला और तेल लेने आई थी। फिर मैंने देखा दीदी अपने कमरे में आती हैं और कमरे के पीछे का दरवाजा खोलती हैं। मैं सोचने लगी कि उस दिन जब मैंने दीदी का कमरा देखा था तो मुझे ये दरवाजा दिखाई नहीं दिया। शायद दिखाई न देने की वजह ये ही थी कि उस दरवाजे के आगे पर्दा लगा हुआ था। उसके बाद मैंने देखा कि दीदी उस दरवाजे से एक आदमी को अंदर लेकर आती है और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर अचानक से मेरी हाथ की चैन, जो मेरी माँ ने एक बार मेले से मुझे ला कर दी थी, वो निकलकर नीचे गिर गई। उसकी आवाज से दीदी को वहम हुआ कि कोई और भी उनके कमरे में है। उन्होंने उठकर सब जगह देखा तो एक कोने में मुझे खड़ा पाया। दीदी मुझे देखकर घबराई हुई सी हो गई और गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो भी ऐसे छुपी हुई हो? क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? मैं भी उनके इस गुस्से के आगे डर सी गई। फिर मैंने कहा कि मुझे माफ करना दीदी, मैं यहाँ कोई गलत इरादे से नहीं छिपी थी। वो मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, क्योंकि आजकल आप ना तो अच्छे से खाती हैं और उस दिन आप अपने कमरे में रोती हुई निकली थी ना, तो उसके बाद अंजू दीदी ने मुझे सब कुछ बताया कि वो कुछ गलत नहीं करती हैं, जबकि भला ही करती हैं। उन्होंने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे दादाजी हैं। मेरे पिताजी की मौत के बाद मेरी माँ ने इन्हें घर से निकाल दिया था। तब से ये एक मंदिर में रहते हैं, लेकिन मुझसे यह सब देखा नहीं गया। मैंने इस बारे में माँ से बात करने की कोशिश की थी, तब उन्होंने मुझे खूब डांट दिया। उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया कि मैं रात को दादाजी को अपने कमरे में ले आती थी और सुबह इस दरवाजे से वापस भेज देती थी। मैंने दीदी से पूछा कि वो फिर केला और तेल? तभी दीदी कहने लगी, मेरे दादाजी का लीवर कमजोर है, इसकी वजह से वो ज्यादा खाना पचा नहीं पाते हैं। इसी वजह से वो एक समय ही खाना खाते हैं। रोज सुबह कॉलेज जाते टाइम मैं इन्हें खाना दे आती थी और रात को ये खाना नहीं खाते, इसीलिए मैंने उनको फल खिलाना शुरू किया। दांत ना होने की वजह से और केला इनका पसंदीदा फल होने की वजह से रोज रात को मैं इनके लिए केला लाने लगी कमरे में। माँ को और दीदी को पता न चले, इसी वजह से मैं छिप कर लाने लगी।
और मेरे दादाजी के घुटनों में बहुत दर्द रहता है। इसीलिए मैंने तेल लगाना शुरू किया ताकि उनके घुटनों की मालिश कर सकूं। ज़्यादा देर मालिश की वजह से मैं पसीने से भीग जाती थी। तभी तेल के हाथ बाहर धोने जाती थी। दीदी ने कहा कि उस दिन मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं मजबूर थी अपनी माँ के आगे। इसी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। दीदी की इन्हीं से बातों को सुनकर अब मेरा सारा वहम निकल चुका था। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। मैं बार-बार मालकिन को कोस रही थी कि कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है। एक बीमार पिता समान ससुर को घर से निकाल दिया। लेकिन मन ही मन दीदी पर भी गर्व हो रहा था कि आज के समय में भी इतना अच्छा दिल बहुत कम लोगों का होता है और वो दिल अंजू दीदी के पास था। पता नहीं इस दुनिया को क्या हो गया है। बुजुर्ग लोगों को बिना सोचे समझे घर से निकाल देते हैं। अभी मुझे सब समझ आ रहा था कि जो जिस पर गुजरता है वो तकलीफ सिर्फ वही समझ सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। धन्यवाद।